तो इस कहानी की शुरुआत होती है ब्लैक नाम के एक बच्चे से, जो ओरिगन गांव के जंगलों में अपने पिता ग्रेडी के साथ रहता है। ग्रेडी काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट था और वो ब्लैक को किसी सैनिक की तरह ट्रेनिंग देते हुए बड़ा कर रहा था, जैसे कि सुबह सुबह ब्लैक को टाइम पर उठा देना, उसके साथ स्ट्रिक्टली रहकर उसे सारी चीजें टाइम पर करने को कहना और सुबह सुबह उसके साथ शिकार पर जाना। उनके दिनचर्या में बस यही सब शामिल था। हालांकि ब्लैक को ये सब पसंद तो नहीं था, पर न चाहते हुए भी उसको ये सब करना पड़ता था। और इसी तरह आज भी ग्रेडी उसको सुबह सुबह उठाकर खाना पीना खिलाता है और एक बंदूक पकड़ाकर अपने साथ जंगल में ले जाता है। आज ब्लैक को भी बंदूक चलाने का मौका मिलने वाला था, इसलिए वो काफी ज्यादा खुश था। पर अपने इस सफर को शुरू करने से पहले ग्रेडी ब्लैक को एक बहुत ही सुंदर नजारा दिखाता है, जिसके बाद वो एक पहाड़ के ऊपर जाने लगते हैं, जहाँ रास्ते में वो नदियों और जंगलों को पार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। वहीं रास्ते में ब्लैक को एक मशरूम दिखाई देता है, जिसको वो छूने ही वाला था कि तभी ग्रेडी उसे डांटने लगा, क्योंकि जंगल की हर खूबसूरत चीज काफी ज्यादा खतरनाक थी। जिसके बाद ग्रेडी उसे सही मशरूम ढूंढने का तरीका बताता है और उसे समझाता है कि जंगल कोई बच्चों की जगह नहीं है, यहाँ सुंदर नजारों के साथ साथ मौत भी हमेशा सर पर तांडव करती रहती है। और अगर ब्लैक ने कोई भी गलती की तो ग्रेडी खुद भी उसकी जान नहीं बचा पाएगा, इसलिए जिंदा रहने के लिए उसको हमेशा चौकन्ने रहना होगा। इसी बीच ग्रेडी के सामने एक हिरन आ गया, जिस पर ग्रेडी निशाना लगाकर खड़ा हो जाता है, लेकिन गोली चलने से पहले ही वो हिरन भाग खड़ा हुआ। पर ब्लैक ने आज हिरन पहली बार देखा था, इसलिए वो उसको अच्छे से देखने के लिए जंगल के और अंदर चला जाता है। लेकिन हिरन को देखते समय अचानक उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि हिरन की जगह उसने अपने सामने एक काफी बड़े राक्षस को देखा, जो अगले ही पल ब्लैक की ओर बढ़ने लगा था। और ब्लैक ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर गया था, पर तब तक उसके पास ग्रेडी पहुंच गया। उसने पहले तो ब्लैक को जंगल के इतना अंदर आने के लिए काफी डांटा, पर जैसे ही वो राक्षस ग्रेडी को भी दिखाई दिया तो वो जल्दी से ब्लैक के साथ पास के एक हंटर कैबिन में चला गया। लेकिन उस राक्षस ने अभी उनका पीछा नहीं छोड़ा था। वो राक्षस भी अब उस कैबिन की ओर बढ़ने लगा, लेकिन ग्रेडी के पास बंदूक होने की वजह से वो राक्षस उन्हें कुछ किए बिना ही वहां से चला जाता है। मगर उस राक्षस ने जाने से पहले एक हिरन को इतनी बुरी तरह से मारा था कि उसे देखकर ग्रेडी भी काफी ज्यादा डर जाता है। अब घर वापस जाकर ग्रेडी ने ब्लैक को झूठ बोला कि वो राक्षस नहीं, बस एक बड़ा सा भालू था। लेकिन ब्लैक ने उसके झूठ को तब पकड़ लिया जब ग्रेडी उस राक्षस के बारे में अपने एक दोस्त से बात कर रहा था। उसकी बातों से समझ आ रहा था कि वो राक्षस एक हॉकर है, जो 1995 के दशक में गायब हो गया था और बुलफेस नाम के एक वायरस की वजह से वो एक आदमखोर इंसान भेड़िए में बदल चुका है। ग्रेडी ने अपने उस साथी से जंगल में आकर उस भेड़िए का शिकार करने को कहा और साथ ही उसने ब्लैक की सुरक्षा के लिए उसे शहर भेज दिया। तो अब यहाँ से कहानी 30 साल आगे बढ़ती है, जहाँ ब्लैक अब बड़ा हो चुका था और उसकी जिंजर नाम की एक बेटी भी थी। ब्लैक अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था और अगर कभी भी वो किसी मुसीबत में फंसती तो ब्लैक तुरंत उसे बचाने के लिए पहुंच जाता। और आज भी वो उसको एक अनजान आदमी से बचाकर अनजान लोगों से सावधान रहने की सीख देता है और घर पहुंचने पर उसके साथ खेलने लगता है। तब थोड़ी देर में ब्लैक की वाइफ शार्लेट भी अपने काम से घर वापस आ जाती है और उसने आते ही ब्लैक को ग्रेडी के बारे में कोर्ट का नोटिस पकड़ा दिया। असल में जब 30 साल पहले ग्रेडी उस इंसानी भेड़िए का शिकार करने गया था, तब से वो गायब है और उसके अब तक न आने की वजह से कोर्ट ने आज उसको पूर्ण रूप से मृत घोषित कर दिया। बेशक सही ब्लैक की उसके पिता के साथ कभी नहीं बनी और हमेशा ग्रेडी ने ब्लैक को काफी डांटा, मगर पिता का हाथ सर से उठ जाने का एहसास अब ब्लैक को होने लगा था। भले ही उसके पिता की सारी चीजें अब उसकी थी, पर ब्लैक के पास अब उसके पिता नहीं थे। वहीं शार्लेट और उसके बीच में भी कुछ दूरियां चल रही थी, क्योंकि शार्लेट हमेशा अपने काम में बिजी रहती थी। इसलिए अगले दिन ब्लैक खुद शार्लेट के ऑफिस के बाहर जाकर उसके बाहर आने का इंतजार करने लगा और शार्लेट भी ब्लैक को यूं बाहर देखकर असमंजस में पड़ गई। ब्लैक ने शार्लेट को बताया कि अब उसके पिता के मरने के बाद ब्लैक का इस दुनिया में शार्लेट और जिंजर के अलावा और कोई भी नहीं है, इसलिए वो शार्लेट और अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहता था, ताकि उन दोनों में नजदीकियां फिर से बढ़ जाए, जिसके लिए ब्लैक शार्लेट और जिंजर के साथ गर्मियों की छुट्टियों में ग्रेडी के उसी हाउस में जाने का प्लान बनाता है, जहां पहले वो ग्रेडी के साथ रहा करता था। इससे वह अपने पिता के साथ बिताए कुछ पलों को भी याद कर लेता और कुछ समय के लिए वो लोग शहर की भीड़ भाड़ वाली जिंदगी से दूर होकर शांति से रहते। और शार्लेट भी ब्लैक की बात मान लेती है, जिसके कुछ ही दिनों में वो एक छोटे से ट्रक में अपनी जरूरत की चीजों को लेकर ओरेगन के पहाड़ों की ओर निकल पड़े। वहाँ रास्ते में शार्लेट और ब्लैक जिंजर के साथ मस्ती भी कर रहे थे, जिससे जिंजर को इस सफर में काफी मजा आ रहा था। लेकिन अब ओरेगन की पहाड़ियों में दाखिल होते ही उनके जीपीएस ने काम करना बंद कर दिया और ब्लैक खुद भी इतने सालों बाद यहाँ आने की वजह से अपने पिता के घर का रास्ता भूल चुका था। तब जंगल में उसने गलत जगह पर ट्रक को घुमा दिया, जहाँ अचानक शार्लेट की नजर पास के हंटर कैबिन में मौजूद एक आदमी पर पड़ी, जिसके पास एक बंदूक भी थी। शार्लेट तो ये सब देखकर थोड़ा सहम गई थी, लेकिन ब्लैक ने उसको समझाया कि ऐसी जगह पर लोगों के पास
हथियार होना आम बात है। इसी दौरान वो शिकारी भी ब्लैक के ट्रक के पास आकर उससे बात करने लगा और उसकी बातों से पता चला कि ये शिकारी ड्रेक है, जो ब्लैक के पिता के उस दोस्त का बेटा था, जिसको रेडियो पर ग्रेडी ने उस इंसानी भेड़िए के बारे में बताया था। ड्रेक का घर ग्रेडी के घर से थोड़ा ही दूर था, इसलिए ड्रेक ब्लैक के साथ ट्रक की आगे वाली सीट पर बैठकर उसे गाइड करने लगा। लेकिन ये चीज शार्लेट को सेफ नहीं लग रही थी, पर वो ड्रेक के सामने इस बात का विरोध नहीं कर सकती थी। अब आगे चलने पर पूरे रास्ते में चारों तरफ सन्नाटा था, क्योंकि बिजली की सुविधा न होने की वजह से पहाड़ पर रहने वाले ज्यादातर लोग शहरों में जा चुके थे। अब रास्ते में बातचीत के दौरान ड्रेक ने ब्लैक को उसके काम के बारे में पूछा तो ब्लैक ने बताया, मैं एक राइटर हूँ, पर अभी बेरोजगार होने की वजह से मैं अपनी बेटी का ध्यान रखता हूँ। वहीं शार्लेट एक फेमस जर्नलिस्ट थी, जिसके बारे में जानकर ड्रेक काफी प्रभावित हुआ। तभी अचानक ब्लैक ने जोर से ब्रेक मार दी, क्योंकि उनके ट्रक के सामने वही इंसानी भेड़िया आ गया था, जिसको देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। तब संतुलन बिगड़ने की वजह से वो ट्रक के खाई से होते हुए कुछ पेड़ों के ऊपर जाकर फंस गया, जहां से नीचे गिरकर ड्रेक तुरंत मारा गया। तब शार्लेट जल्दी से जिंजर को लेकर ट्रक की छत पर चढ़ गई और तभी ब्लैक ने ध्यान दिया कि अभी भी उस भेड़िए ने उनका पीछा नहीं छोड़ा था। उस भेड़िए ने ब्लैक पर हमला करने की कोशिश की, पर बीच में शीशा होने की वजह से ब्लैक बच गया, जिसके बाद वो भेड़िया ड्रेक की बॉडी को बुरी तरह से फाड़ते हुए अपने साथ लेकर निकल गया। उसके जाने के बाद ब्लैक भी जैसे तैसे करके बाहर आया और जिंजर और शार्लेट को लेकर अपने पिता के घर की ओर जाने लगा। जिंजर उस आदमखोर भेड़िए को देखकर काफी सहमी हुई थी, इसलिए ब्लैक उसको अपनी बाहों में भरकर संभाल रहा था। अब वो जैसे तैसे भागते हुए उस घर के अंदर घुसे, पर रास्ते में उन्हें उस भेड़िए की आवाज आ रही थी, जो उनका पीछा कर रहा था। पर वक्त रहते घर में घुस जाने की वजह से वो भेड़िया बस घर के दरवाजे को ही नोच पाया और ब्लैक समेत उसकी पूरी फैमिली उस भेड़िए से बच गई। इस मुसीबत के टलने का एहसास होते ही ब्लैक घर के बेसमेंट में गया, जहां से उसने घर की लाइट्स को चालू कर दिया और वापस ऊपर आकर उसने देखा कि जिंजर अब भी काफी ज्यादा डरी हुई थी और वो किसी भी हाल में अपने घर वापस जाना चाहती थी। लेकिन रात होने की वजह से अभी तो वो जंगल से बाहर नहीं जा सकते थे, यानी कि उन्हें सुबह होने का इंतजार करना ही होगा। ब्लैक जिंजर को सुलाते हुए उससे माफी भी मांगता है, क्योंकि उसकी वजह से ही शार्लेट और जिंजर यहाँ फंस गए थे, और अगर अब उन दोनों में से किसी को भी कुछ हो जाता तो ब्लैक खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाता। वो जिंजर से बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपनी जान देकर भी तुम्हारी रक्षा करूंगा, और शार्लेट भी उसकी सारी बातें बाहर खड़ी होकर सुन रही थी। तब ब्लैक के बाहर आने पर वो उससे उस राक्षस के बारे में जानने की कोशिश करती है, मगर ब्लैक उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। उसने बस उसको सड़क पर इंसानों की तरह खड़ा देखा और जल्दबाजी में ट्रक का एक्सीडेंट हो गया। ब्लैक अभी उस राक्षस से बचने के लिए सभी दरवाजों पर भारी भारी सामान रखने लगा, ताकि वो राक्षस अंदर ना आ पाए। लेकिन अंदर ही अंदर वो काफी डरा हुआ था, क्योंकि वो जानता है कि वो राक्षस काफी ज्यादा खतरनाक है और अगर वो चाहे तो कभी भी अंदर आ सकता है। फिलहाल उनके फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था, इसलिए वो बाहर से भी मदद नहीं मंगवा सकते। पर तभी ब्लैक को ग्रेडी के पुराने रेडियो के बारे में याद आया, जो अभी भी उस बेसमेंट में ही रखा हुआ था। इसलिए ब्लैक ने जल्दी से उसे चालू करके SOS मैसेज भेजने की कोशिश की, पर इस खतरनाक जंगल में उनकी हर कोशिश नाकाम थी। तभी उसकी नजर पासी में मौजूद एक पुराने रेफ्रिजरेटर पर पड़ी, जिसमें ग्रेडी शिकार करके मांस रखा करता था। उसमें अभी भी एक हिरन का मांस मौजूद था, जिसको बिना कुछ सोचे ब्लैक ने खा लिया, जो कि सच में काफी अजीब बात थी। पर तभी ब्लैक का दांत टूटकर उसके हाथ में आ गया, जिसे देखकर शार्लेट और ब्लैक थोड़ा घबरा गए। ब्लैक और शार्लेट को समझ ही नहीं आ रहा था कि ब्लैक के साथ ये सब क्या हो रहा है। पर तभी शार्लेट की नजर ब्लैक के हाथ के एक जख्म पर पड़ी, जो कि उस भेड़िए के पंजे की वजह से हुआ था, जिसका मतलब था कि अब ब्लैक भी उस भेड़िए वाले शार्प से शापित हो चुका है, जिसके बारे में उसको ज्यादा जानकारी भी नहीं थी। तब शार्लेट ने मेडिकल बॉक्स से दवाई निकालकर ब्लैक के हाथ पर लगाई और उसमें पट्टी बांध दी। ब्लैक के घाव में अब भी काफी दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने शार्लेट से रेडियो पर कांटेक्ट करने को कहा, लेकिन इस बार भी दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आया और ब्लैक इससे प्रेशर में आ गया, क्योंकि उसको किसी भी हालत में अपनी फैमिली को जिंदा रखना था। इसलिए अभी उसने शार्लेट को जिंजर के पास जाकर आराम करने को कहा और वो खुद कील और हथौड़ी की मदद से घर के सभी एंट्रेंस को बंद करने लगा। उसके हाथ में अब दर्द पहले से भी ज्यादा हो रहा था और उसको काफी ज्यादा पसीना भी आ रहा था। अब जैसे ही उसने पसीना पोंछा, तभी उसको जोर जोर से ठक ठक की आवाज आने लगी, जैसे उसके घर में कोई लकड़ी के फर्श पर चल रहा हो। अब जैसे ही वो आवाज सुनकर ऊपर वाले कमरे में गया तो उसको वो आवाज अलमारी के अंदर से आने लगी, मगर अलमारी खोलने पर बस उसके सामने एक बड़ी मकड़ी थी, जो कि उस अलमारी के अंदर चल रही थी, जिसका मतलब था कि अब ब्लैक के सेंसेस इतने ज्यादा हो चुके थे कि उसको
मकड़ी के चलने तक की आवाज आ रही थी। लेकिन उस समय पर उसने जैसे तैसे करके खुद को शांत किया, पर तभी उसको बाहर से कुछ अजीब सी गंध आने लगी। उसको ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके घर के बाहर हो, और कमरे में जाकर खिड़की से देखने पर उसे वही आदमखोर भेड़िया दिखाई दिया जो अब ब्लैक और उसके परिवार को खत्म करने के लिए ब्लैक के घर के चारों ओर चक्कर काट रहा था। तब वो भेड़िया उसके घर के एंट्रेंस के पास आ गया, और जैसे ही ब्लैक उस तरफ गया वैसे ही भेड़िए ने नीचे लगे लकड़ी के फट्टे को तोड़कर उसके पैर को जख्मी कर दिया। शार्लेट ने तब भेड़िए के हाथ पर हथौड़ा मारकर ब्लैक को तो बचा लिया था, लेकिन ब्लैक इस दर्द से बेहोश हो जाता है, जिसके बाद ब्लैक की आंख सीधा 2 बजे खुली और वापस से उसको कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी, जिनका पीछा करते हुए वो नीचे पहुंचा ही था कि उसने देखा कि ये आवाजें उसको बाहर से नहीं बल्कि रेडियो की फ्रीक्वेंसी की वजह से आ रही थी, जिससे शार्लेट अभी भी मदद के लिए कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। फ्रीक्वेंसी की आवाज सुन पाना किसी भी इंसान के लिए लगभग नामुमकिन होता है, इसलिए ब्लैक इससे काफी ज्यादा घबरा गया था। अब काफी देर कोशिश करने के बाद भी शार्लेट का किसी से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, इसलिए सिंपली उसने एक SOS मैसेज छोड़ दिया कि मेरे पति को किसी अजीब से जानवर ने काट लिया है, जिसकी वजह से वो इन्फेक्ट हो चुके हैं। इस इन्फेक्शन के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, इसलिए जल्दी से जल्दी हमें मदद चाहिए। और इतना बोलकर उसने मैसेज एंड कर दिया। पर ब्लैक की हालत अब और भी ज्यादा खराब होने लगी और उसका चेहरा अजीब ढंग से बदलने लगा। वो अब ठीक तरह से बोल भी नहीं पा रहा था, साथ ही उसने अपनी पैंट भी गीली कर दी थी। तब हमले के डर से शार्लेट ने उसको जैसे तैसे करके समझाया कि वो दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा प्यार करते हैं और ब्लैक उन्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। इतना बोलकर शार्लेट ने ब्लैक को रूम में ले जाकर लेटा दिया और खुद वो अपनी फैमिली को बचाने के तरीके के बारे में सोचने लगी। वहीं ब्लैक के बाल भी अब झड़ने लगे थे और वो बोलना तो पूरी तरह से भूल ही गया था। बहुत मुश्किल से वो एक पेपर पर मार्कर से लिखकर शार्लेट से पूछता है कि क्या मैं मरने वाला हूँ, और शार्लेट ये बात सुनकर पूरी तरह से टूट गई, पर बहादुरी का नाटक करते हुए उसने जवाब दिया कि तुम बस बीमार हो, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा और तुम पहले जैसे हो जाओगे, क्योंकि मुझे और जिंजर को तुम्हारी बहुत जरूरत है। शार्लेट इस वक्त काफी भारी मन से ये सब बोल रही थी, पर उसी पल ब्लैक की आंखों के सामने उसकी दुनिया बदल गई। उसको अजीब ढंग से दिखाई देना शुरू हो गया और अब शार्लेट क्या बोल रही थी उसको समझ भी नहीं आ रहा था। उसके रिस्पांस से शार्लेट भी इस बात को समझ गई और जिंजर के पास जाकर सुबह होने का इंतजार करने लगी, ताकि सुबह होते ही वो जल्दी से ब्लैक को हॉस्पिटल ले जाए। उतने में ही ब्लैक काउच पर से घबराकर खड़ा हो गया और शार्लेट ने देखा कि उसका घाव काफी ज्यादा सड़ चुका था। अब शार्लेट ने पट्टी बदलने के लिए उसकी पट्टी हटाई थी कि तभी ब्लैक पागलों की तरह अपने हाथों को बुरी तरह से नोचने लगा और उसका एक और दांत भी टूट गया, जिसका मतलब यही था कि ब्लैक के अंदर अब इंसानियत खत्म हो रही थी और उसके अंदर का राक्षस बाहर आ रहा था। पर अभी जैसे तैसे करके ब्लैक ने खुद को संभाला और शार्लेट ने डिसाइड किया कि वो अभी यहाँ से ब्लैक को लेकर निकलेगी, क्योंकि उसकी हालत अब काफी ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। अब खिड़की से बाहर देखने पर उसे ग्रेडी का एक छोटा सा ट्रक खड़ा हुआ दिखा, जिसको देखकर शार्लेट ने जल्दी से गैरेज में जाकर उसकी चाबी ढूंढी और फिर एक बैटरी और नाइफ के साथ वो जिंजर और ब्लैक को लेकर उस ट्रक की ओर बढ़ने लगी। तब ब्लैक और जिंजर तो उस ट्रक में चढ़ गए, लेकिन शार्लेट ट्रक की बैटरी को चेंज करने लगी। वहीं कार में ब्लैक अब पूरी तरह से एक इंसानी भेड़िया बनने लगा था, जिसके खौफनाक रूप की वजह से जिंजर उसको देख भी नहीं पा रही थी। खैर, अभी शार्लेट ने बैटरी चेंज करके उस ट्रक को चालू तो कर दिया, लेकिन वाइपर चालू करते ही उसके सामने वो भेड़िया आ गया, जो तुरंत ही विंडशील्ड को अपने हाथ से तोड़ते हुए ट्रक के गियर लीवर को खराब कर देता है। इसलिए मजबूरन अब शार्लेट को जिंजर और ब्लैक को लेकर बाहर आना पड़ा और वो अपनी जान बचाने के लिए पास ही में मौजूद एक ग्रीन हाउस के ऊपर चढ़ गए। पर अभी भी उस भेड़िए ने उनका पीछा नहीं छोड़ा था। वो नीचे आकर उस ग्रीन हाउस को फाड़ने लगा, जिससे एक समय पर जिंजर उस भेड़िए के हाथ लगने ही वाली थी, लेकिन ब्लैक ने जैसे तैसे करके उसे बचा लिया। ब्लैक के पास उस समय अपनी फैमिली को बचाने का कोई भी रास्ता नहीं था, पर कुछ सोचते हुए उसने घर को देखकर शार्लेट और जिंजर को घर में वापस जाने को कहा और खुद वो जमीन पर कूदकर उस भेड़िए का ध्यान भटकाने के लिए जंगल में भाग गया। शार्लेट और जिंजर इससे घर में तो पहुंच गए, पर उन दोनों को जंगल से चिल्लाने की अब काफी ज्यादा आवाज आ रही थी, जिससे शार्लेट को ब्लैक की और ज्यादा चिंता होने लगी। जिंजर भी अपनी माँ से ब्लैक को वापस लाने के लिए जिद कर रही थी, मगर थोड़ी देर बाद अचानक बाहर सन्नाटा छा गया। ब्लैक जख्मी हालत में अब वापस से घर के बाहर खड़ा था, मगर उस समय तक वो पूरी तरह से एक आदमखोर भेड़िया बन गया था। जिंजर के बार बार बोलने पर तब शार्लेट ने ब्लैक को अंदर बुला लिया। वो अंदर आते ही पास के एक सोफे से टिक कर जोर जोर से सांसें लेने लगा, पर जिंजर उसको संभालने के लिए उसके पास गई और उसकी ऐसी हालत होने के बाद भी जिंजर ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा कि मैं जानती हूँ आप क्या सोच रहे हो, आप यही सोच रहे हो ना कि आप अपनी बेटी से कितना प्यार करते हो और आप अभी उसकी जान कैसे बचाओगे। ब्लैक को ये सब सुनाई तो नहीं दे रहा था, मगर जिंजर की हर बात वो अच्छे से समझ रहा था। तभी ब्लैक ने अपनी बेटी की भलाई के लिए उन्हें छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जाने के लिए उसने दरवाजा खोला ही था कि तभी बाहर उस आदमखोर भेड़िए ने उस पर हमला कर दिया और घर के अंदर आकर वो ब्लैक को मारने की कोशिश करने लगा। उन दोनों में बहुत बुरी तरह से लड़ाई होने लगी और दोनों एक दूसरे को उठाकर इधर उधर
उधर फेंकने लगे। तब शार्लेट ने भी ब्लैक की मदद करने के लिए एक खंजर उठाकर उस आदमखोर भेड़िए की पीठ पर मार दिया, पर इससे वो भेड़िया और भी ज्यादा गुस्से में आ गया और शार्लेट को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगा। तब ब्लैक शार्लेट को बचाने के लिए उस भेड़िए से लड़ने लगा, पर वो भेड़िया काफी ज्यादा खतरनाक था। उसने तुरंत ही ब्लैक को पीटकर जमीन पर गिरा दिया और उसको घसीटते हुए अपने साथ घर के बाहर ले जाने लगा। पर तभी उस भेड़िए को जिंजर के चिल्लाने की आवाज आई, जो दूसरे कमरे में अपने पिता को उठाने की कोशिश कर रही थी। उसकी आवाज सुनकर भेड़िया उसकी ओर बढ़ा ही था कि शार्लेट उसको मारते हुए रोकने की कोशिश करने लगी, पर वो भेड़िया अब शार्लेट को जान से मारने ही वाला था। मगर तभी ब्लैक वापस से उठ खड़ा हुआ और उसने बुरी तरह से उस भेड़िए की गर्दन पर काटकर फाइनली उसको मौत के घाट उतार दिया। तभी उसकी नजर उस भेड़िए के हाथ पर बने एक टैटू पर पड़ी, जिसे देखकर ब्लैक की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो भेड़िया और कोई नहीं बल्कि ब्लैक के पिता थे, जो 30 साल पहले खुद भी उस श्राप की वजह से भेड़िया बन गए थे और तब से लेकर अब तक वो इंसानी भेड़िया बनकर इन जंगलों में भटक रहे थे। ब्लैक को इससे काफी दुख हुआ और वो अपने परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए वो वहां से भागकर बाहर चला गया। वहीं शार्लेट भी ये सब समझ गई थी, इसलिए उसने अपनी बेटी को समझाया कि 30 साल पहले ब्लैक के पिता इन जंगलों में खोकर उस श्राप की चपेट में आ गए थे, जिसने उन्हें एक आदमखोर भेड़िया बना दिया और उन्होंने ब्लैक को भी यही श्राप दिया था। ये बताकर शार्लेट जिंजर को गले लगाकर रोने लगी। वहीं बाहर ब्लैक घर के बाहर ही गिर गया और उसके दांत टूटकर भेड़िए के दांतों में बदल गए। उसके नाखून भी पंजों की तरह बड़े होने लगे और पूरी तरह से आदमखोर भेड़िया बनने के बाद वो घर के अंदर जाकर शार्लेट और जिंजर पर हमला करने की कोशिश करने लगा। तब जैसे तैसे शार्लेट जिंजर को लेकर गैरेज के पास वाले शेड में चली गई, जहाँ काफी अंधेरा था। उन्हें लग रहा था कि ब्लैक अब उन्हें नहीं देख पाएगा, पर यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि ब्लैक को अपनी भेड़िए वाली आंखों से सब साफ दिख रहा था और वो तुरंत ही फिर से उन दोनों पर हमला करने की कोशिश करने लगा। मगर किस्मत से उसका पैर नीचे पड़े एक बियर ट्रैप में फंस गया, जो ग्रेडी ने बहुत पहले उस गैरेज में जंगली जानवरों के लिए लगाया था। तब शार्लेट और जिंजर भागकर वहां से जंगल में चले गए, लेकिन अपने शिकार का पीछा करने के लिए ब्लैक ने भी अपने मुंह से अपने पूरे पैर को अपने शरीर से अलग कर दिया और वो फिर से शार्लेट और जिंजर का पीछा करने लगा। मगर तब तक वो दोनों ड्रेक की कटी फटी बॉडी के पास पहुंच चुकी थी, जहां से शार्लेट ने ड्रेक की बंदूक उठा ली और ब्लैक से बचने के लिए वो जिंजर के साथ पास के एक हंटर कैबिन में चढ़ गई। लेकिन ब्लैक भी उन्हें सूंघता हुआ जल्दी ही वहां पर आ गया था। वो इस बार ऊपर आकर वापस से उन्हें गुस्से से देखने लगा, मगर इस बार उसने जिंजर को देखकर जैसे तैसे करके खुद को काबू कर लिया। तब जिंजर अपने पिता की हालत देखकर समझ गई थी कि ब्लैक चाहता है कि शार्लेट उसको गोली मार दे, जिससे ये सब खत्म हो जाएगा। शुरू में तो शार्लेट इसके लिए नहीं मानती, लेकिन जब ब्लैक जिंजर पर हमला करने का ड्रामा करता है तो मजबूरन शार्लेट को उसे खत्म करना पड़ा। शार्लेट ने आज अपने पति के साथ साथ अपना बेस्ट फ्रेंड भी खो दिया था, इसलिए वो ब्लैक की डेड बॉडी के पास फूट फूट कर रोने लगी और बाद में जिंजर की जान बचाने के लिए उसके साथ जंगल से बाहर निकलकर उस घाटी के पास आ गई, जहां कभी ग्रेडी अपने साथ ब्लैक को लेकर आया था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर तुम्हें ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अक्सर आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलो फिर मैं अब आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।